बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद और दुआ के साथ कि आज भी आप हमारे साथ हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं आज के ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। मैंने कहा शायद आज मेरा नाम बोल गए। मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वरना नॉर्मली ये कहते हैं मेरा नाम बोल देते हैं, बाद में कहते हैं क्या यू नो सरप्राइजेस हर दिन नहीं होते। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि आज सरप्राइजेस नहीं होते, इट्स वेरी ऑब्वियस इमरान हसन। आपका नाम लेना वैसे सरप्राइज नो इट रोज हम नहीं लेते। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। खैर बात हम ये कर रहे हैं कि कल एक बहुत जबरदस्त पावर शो हुआ बकौल ऑपोजिशन के, जो मुझे कतई तौर पे पावर शो नहीं लगा और मुझे लगा कि इस वक्त जो पावर है उसमें से हवा निकल रही है। जो पीडीएम का एक बयानिया है, ऐसा लगता है कि वो दम तोड़ रहा है। कम से कम पब्लिक सपोर्ट की मद में तो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि कल मुझे लगा कि इस्लामाबाद बिल्कुल जैम हो जाएगा, सड़कों पे ट्रैफिक रुक जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस निकल आएगी इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस बात पे पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा की गई। हुकूमत ने भी कहा जी बहुत ही फ्लॉप शो था, अगर इन्होंने यही करना है तो फिर तो हम लॉन्ग मार्च की भी इजाजत देंगे। ये जिन्होंने कहा है उनसे हम आज आपकी मुलाकात भी मुझे लगता है कि जो दिन गुजर रहे हैं ना, जो एक नई चीज ऑपोजिशन सामने ला रही है, तो हुकूमत को मजीद उससे हेल्प हो रहा है कि अच्छा नहीं, ये तो तहरीक में इतना दमखम नहीं है। लेकिन जितने वो पहले इजी और घूम रहे थे ना चला, वो तो मैं इस चीज से परेशान हो रहा हूँ कि जितनी हुकूमत पहले इजी है, अगर इससे मजीद इजी हो गई तो आवाम का क्या होगा। ये भी एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन सुबह सुबह हम सियासत की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमारा काम है, क्योंकि हमें आपको सुबह सुबह सियासत के हवाले से बताना होता है। लेकिन चूंकि शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं, खबरें भी हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले जल्द करने का मुतालबा। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की नाकाम कोशिश की, विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। कोरोना के वार जारी, वजीर आजम का मार्च तक कोरोना वैक्सीन की फराहमी के सिलसिले में इकदाम तेज करने की हिदायत। जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी आज होगी वाशिंगटन में गैर मामूली इंतजाम। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी मुगलिया सल्तनत के अजीम शाहकार कामरान की बारादरी। पहली मर्तबा यूके समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने वाले मैगजीन के सीईओ तहूर हुसैन जाफरी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले नन्हे तबला नवाज रायन और आइजक होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी शहर कसूर के मशहूर अंदरसे। आज के शो में नन्हे गेस्ट भी होंगे, हम आपको कल्चर के हवाले से भी बताएंगे, हम आपको खाने भी खिलाएंगे, बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। लेकिन अभी हमने आपको बतानी है सियासत की बात, आज की बड़ी खबर। पहले हम कहते थे कि बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। ये बात तो कहीं पहुंच नहीं रही है। ऑपोजिशन का एहतजाज ऑपोजिशन को वो बेनिफिट दे नहीं रहा है जिसके लिए शुरू हुआ था। ऐसा लगता है कि अवाम शायद इसका हिस्सा नहीं बन रहे। दो के अवाम के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, हुकूमत से अवाम के गिले भी मौजूद हैं, लेकिन ऑपोजिशन के साथ अवाम खड़े नहीं हो रहे। शायद इमरान खान का जो मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से करप्शन के ऊपर, उसको अवाम इस वक्त भी बाय करते नजर आते हैं। मुल्की सियासत में हलचल मची हुई है, बयानबाजी अरूज पर है, और कल के हवाले से तो हमने आपको बताया। और फॉरेन फंडिंग केस का बेसिकली ये मामला था, जिसे तहरीक इंसाफ कहती है कि ये फॉरेन फंडिंग का मामला इतना पेचीदा नहीं है जिसे ऑपोजिशन कह रही है। इस वक्त हमें वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ज्वाइन करें, द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी फॉर द बीइंग, जिसके बारे में हम कहते हैं। कल सबसे ज्यादा नजर शेख साहब पे थी कंट्रोल रूम में। इन्होंने कल दिन गुजारा, परेशान थे शुरू में, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग ज्यादा हैं, लेकिन नहीं आए। शेख साहब से ही जरा पूछते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका गेस्ट तो सही निकला, आप कह रहे थे लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आए। कुछ गवर्नमेंट ने मैनेज किया या लोग खुद से ही नहीं आए? शेख साहब नहीं किया, अगली दफा इनको बंदे भी देंगे, अब मेरा ख्याल है। ऐसी खाम खाब 6 महीने से लगे हुए थे, देखे ना, 4 महीने से शो डाला हुआ था 19 तारीख का। 19 तारीख को हम कस्तुनतुनिया फतह कर देंगे, द्वारका का किला फतह हो जाएगा। वो खेड़ा पहाड़ निकला, बड़ी नफरी और रेंजर्स और FC हमने खाम खा इधर उधर से मंगवाई। इतने जितने लोग यहाँ थे वो फजलुर रहमान के एक इस्लामाबाद के मदरसे में इतने लोग हैं, और कोई लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था। और यही पुरानी बातें थी, पुरानी तकरीरें थी। साहब, आप तो बजाय बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। आपने कहा भी है कि अगर इसी तरह का एहतजाज करना है तो फिर हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की भी इजाजत दे देंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत इनको लॉन्ग मार्च की छुट्टी देने वाली है। बिल्कुल यही फैसला किया कल प्राइम मिनिस्टर ने कि इनको फ्री हैंड देना लॉन्ग मार्च में।
तो इससे पहले इसका मतलब है जो मुल्तान वगैरह के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि इनको रोका वो जाए। गलत एक्सपेरिमेंट था ये, हमने ठीक एक्सपेरिमेंट किया है। इमरान खान ने इसका दुरुस्त फैसला था और उसने हमने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमने नया कंट्रोल रूम बनाया। कल उसका पहला दिन था। 1800 कैमरे यहाँ इन्होंने लगाए हुए थे जो इस्तेमाल में थे, ऐसे ही बराए नाम 500 चल रहे थे, 1300 बंद थे, वो सारे हमने ठीक करवा लिए थे। चाइनीज कैमरे थे ये। और जहाँ इनका 300 नाश्तों का इंतजाम था शहर में, वहाँ 20 आदमी थे, और जहाँ 100 था वहाँ 10 आदमी थे। तो हम समझ गए कि ये बेल में ढेर नहीं चढ़ रही। तो शेख साहब, ये कैमरों का आपने जिक्र कर ही दिया, तो अब क्या ये कैमरे गाड़ियों के नंबर पढ़ सकते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी तो कहते हैं कि इनसे नंबर पढ़ ही नहीं सकते गाड़ियों के कैमरे। अब हम पैसे मांगने लगे हैं कि गाड़ियों के भी नंबर पड़े और फेस की भी रिकॉर्डिंग हो। ओके, इस ईसीसी की मीटिंग से इजाजत लेने लगे हैं। ठीक हो गया। लॉन्ग मार्च से पहले फेस भी पढ़ सकेंगे और गाड़ियों के नंबर भी। ठीक हो गया। लॉन्ग मार्च से पहले फॉरेन फंडिंग केस में कल हमने देखा मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की और उन्होंने इजराइल के हवाले से भी पीटीआई की गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया कि इनसे फंडिंग आती रही है। कैसे हुकूमत इसको डिफेंड करेगी? क्या जी, कौन इसराइल से और क्या किसी की जरूरत है कि इंडिया के खिलाफ इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशन में रोल अदा किया है, जो उसने तकरीरें की हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जब सियासत कोई ना चले ना, तो ये मैं देखें, जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में जब मैं पकड़ा गया, जो उस वक्त नारे लगते थे ना, वो आज भी लगते हैं। हिंदुस्तान का जो यार है, गद्दार है, गिरती हुई दीवारों को एक टका और दो। अभी तक इतने घिसे पिटे हैं, इतना स्ट्रांग मीडिया के नए नारे भी मार्केट में फ्लोट नहीं हुए। अच्छा शेख साहब, एक बात तो आप भी तस्लीम करेंगे कि इतनी वीक स्ट्रेंथ नहीं है ओपोजिशन की जितनी आवाम बाहर आ रही है। यानी कि 3, 4, 5 हज़ार, चले 10 हज़ार लोग भी अगर हों, जो कि मुझे नहीं लगता थे इतने जैसे मीडिया दिखा रहा है, लेकिन ये इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? मरियम वहाँ पे मौजूद हैं, 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, पार्टी हेड्स मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि लोग बिल्कुल नहीं निकले? बुनियादी वजह क्या लगती है? वजह ये है कि आप देखें DSNG कितनी ज्यादा थी, हर चौक में DSNG थी। किसी एक जगह कोई बताएं कंटेनर रखा है? ये जो अगर ट्रक सीधा अपना लगाते ना, तो हम ये रोड भी, मैंने खुद विजिट किया जी इलेक्शन कमीशन को 1:16 पे, कोई हाल नहीं था उधर। तो कुछ नहीं था, टेंट है, फिश है। वैसे तो मौलाना तो कह रहे हैं कि मौलाना जनाजा पढ़ा के मामला खत्म करता है, तो जनाजा पढ़ा के दम लेंगे। जनाजा पढ़ाने के लिए इन्हें एंगेज किया जाता, रखा जाता अपने तौर पे। तो ये अपने घर का जनाजा, तो वैसे हमारे यहाँ तो ये भी है कि बच्चे ही बुजुर्गों का जनाजा पढ़ देते हैं। तो मौलाना साहब अपनी रेंज से बाहर हैं, मौलाना साहब नुकसान में रहेंगे। ये सब लोग किसी ना किसी जगह पे, मैं अब क्या जुमला। अच्छा शेख साहब, एक बात यहाँ पे जो आ रही है वो आप जरा बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पीडीएम या ऑपोजिशन सरप्राइज करने जा रही है? उन्होंने इस एहतजाज के ऊपर एक लिमिटेड क्राउड के साथ प्ले किया और आप उनको ताकि लॉन्ग मार्च के लिए फ्री करें तो आपको सरप्राइज कर दें। मैं बार बार जब भी आपसे बात होती है कहता हूँ कि इस्लामाबाद को बंद करना या जैम करना, आपको भी पता है, आपका ताल्लुक है वहाँ से, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कुछ सरप्राइज हो जाए आप लॉन्ग मार्च पे इजाजत दे के? हम इतने बोले भी नहीं है। हम, मेरा मतलब है क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और हम उनके मामला से वाकिफ हैं। कुछ नहीं होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये मार्च का इलेक्शन लड़ेंगे, 7-8 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा। अप्रैल में 12 मई को रोजे। तो पहली 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक ये इनके पास 10-15 दिन है, हम बेहतर हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा शेख साहब, क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत की? आप लोग, आपने अभी खुद भी कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च की इजाज़त देंगे, पीडीएम को हम खुली छूट देंगे कि वो जाएं लॉन्ग मार्च करें, लेकिन ये उनका आखिरी कार्ड होगा। अगर इसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की? बताएं ना। इनके 4 मुतालबे थे। पहला ये था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा ये था कि हम, अल्लाह आपका भला करे, कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये ले रहे हैं। रेजिग्नेशन था वो नहीं। एक लॉन्ग मार्च इन्होंने करना कर लेंगे, इनका आखिरी कार्ड है, जब ये खेलेंगे जीत लेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे मेरा, चूंकि आप एक सियासी कारकुन भी हैं और बहुत अरसे से, और आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, बहुत बड़े चैलेंजेस का शिकार हुकूमत है जिसका आप हिस्सा है, जिसके साथ आप कोलिशन के अंदर है तहरीक इंसाफ की, और वो चैलेंजेस अभी हल होते हमें फिल वक्त नजर नहीं आते। महंगाई का बार बार जिक्र करते नजर आते हैं। अगले 2 साल बहुत क्रिटिकल हैं, वक्त कम, मुकाबला सख्त। शेख साहब सही कह रहे हैं। आपका सवाल आपके जवाब में मौजूद है। जो आपने सवाल किया उसमें आपने खुद ही जवाब दिया।
लेकिन आप ये देखें कि हमारी महंगाई के बावजूद लोग इनके साथ नहीं निकले, कोई तो होगा ना। अब इससे ज्यादा फ्री हैंड यही हो सकता है कि हम अपने आदमी पिंडी में इनके साथ भेज। मतलब ये भी आप कर मतलब सकते ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि आप लोग खुद अपने लोग भी प्रोवाइड करेंगे चले वहाँ चले के हौसले में रहेंगे। अपोजिशन मुखालिफ का सियासी तौर पर जिंदा रहना भी जरूरी होता है। वैसे बड़ा जरूरी है, चलिए। सियासत का हुस्न है इसी से। शेख साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आप सब जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कुछ शेर तो अगर जहन में आ रहा हो सर सुना नहीं दीजिए। सुने, सुबह सुबह अभी तो नाश्ता कर रहा हूँ मैंने इस बच्चे का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शेख साहब एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। हमारे साथ वज़ीर शेख रशीद मौजूद थे। अभी तो शेर नहीं सुनाया, लेकिन कल उन्होंने कहा था वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, और उन्होंने कल वफा की वैसे रोका नहीं कल पीडीएम को आने से। लेकिन पीडीएम ने कल क्या किया, ये अभी तक पीडीएम के कारकुनों के ज़हन में भी एक सवाल, इनफैक्ट हम जर्नलिस्ट के ज़हन में भी एक सवाल सबके ज़हन में ये सवाल है मैं ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, चूंकि एक सड़क को भरना कंपैरेटिवली आसान होता है ग्राउंड की निस्बत, लेकिन कल पीडीएम तो सड़क भी नहीं भर पाई। सो इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जैसे कि हमने आपको आगाज में ही बता दिया था, एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। शहर कायद के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आवाम को एक के बाद एक मसाइल का सामना है। इस हवाले से हम बात करेंगे सीवरेज के पानी का, एक बहुत मेजर इशू है। दूसरी तरफ हम बात करें सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है, शहरियों का गुजरना मुश्किल है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं काशिफ हुसैन साहब। काशिफ साहब, शहर कायद के साथ हमेशा से हमने देखा है कुछ ना कुछ सतेला सलूक ही किया जाता है, और कभी कभी हम देखते ये भी हैं कि इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन मसाइल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें हलीम आदिल शेख साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जो सीनियर रहनुमाई तहरीक इंसाफ के। लेकिन पहले हम काशिफ हुसैन से बात करेंगे। काशिफ, क्या सिचुएशन है अभी? जी देखिए, सुबह जो होती है वो एक नए जोश और जज्बे को बेदार करती है, लेकिन कराची के शहरियों के साथ मामला मुख्तलिफ है। जब कराची में सुबह होती है तो कराची का हर शहरी इस फिक्र में मुब्तला हो जाता है कि वो इन टूटी फूटी सड़कों से, सीवरेज से गुजर कर किस तरीके से बर वक्त अपने काम काज पर पहुंचे, और इसी तरह शाम में उसको ये फिक्र में मुब्तला होता है कि वो किस तरह सलामती के साथ अपने घर तक पहुंच जाए। ये सूरत हाल कराची की बेशतर सड़कों की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजमाबाद की एक मरकजी सड़क के ऊपर। केडीए की चौरंगी कहलाती है, जो कि शहर के शुमाली इलाकों को सेंट्रल और मरकज से जोड़ती है। लाखों की आबादी रोजाना यहाँ से गुजरती है। इसी सड़क के ऊपर ग्रीन लाइन का ट्रैक भी तामीर किया गया है। इसके अलावा अरबों रुपए की 3 बालाई गुजरगाहें भी तामीर की गई हैं। लेकिन इस सड़क की हालत ज़ार आपके सामने आप देख सकते हैं। कई फीट सीवरेज का पानी यहाँ पर मौजूद है। शहरियों का यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पर पानी की सतह भी चढ़ना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ताफुनज़दा पानी है जहाँ से मक्खियाँ बिनक रही हैं, गंदगी है, आलूदा मंजर पेश कर रहा है। तो ऐसी सुबह जब शहरी इस गंदे आलूदा माहौल से गुजरेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, वो मायूसी का शिकार हो जाएंगे। ये शहर कराची जो कि पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है, जब वही मुकम्मल तौर पर फाल और बेदार नहीं होगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है, कई माह से ये पानी का मसला ऐसे ही है। ठीक है, इसी पे अलीम आदिल शेख साहब जो कि काशिफ हमारे साथ हैं, उनसे जरा मैं पूछ लेता हूँ। अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसा लगता है एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा MPAs MNAs आपके बने, और वहाँ आप खुद भी रहते हैं, और उसकी ये हालत देख के कैसा लगता है आपको, जब 3 साल तकरीबन आपकी पार्टी हो चुके हैं इक़्तिदार में? 3 साल हमें हुए हैं जी, 30 साल नहीं हुए, 13 साल नहीं हुए। इसको जहन में रखते हुए अभी हमारे काशिफ भाई ने जैसे कहा कि यहाँ 3 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, ग्रीन लाइन जा रही है, वो हमारा काम था, हमने SITCL से कर दिया। जब और भी काम करना चाह रहे थे तो कहा गया वज़ीर आला साहब ने कि तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, ये कैसी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, चूंकि काम कर रही थी। नीचे की रोड, काशिफ भाई को पता है, आपको भी पता है कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज सिंध गवर्नमेंट के पास है। सर अगर आप सब सिंध गवर्नमेंट पे डालते रहेंगे तो आप लोगों ने अगर 3 साल में कुछ नहीं करना, एक सड़क है जिसपे गंदे नाले का पानी है, जहाँ से रोज हजारों शहरी गुजरते हैं, आप लोग इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते हैं। अरे बीबी सुन लीजिए, मैंने आप जी हम सुन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी लॉजिकल बात करें ना, कि आप कह रहे अवाम किधर जाएगी। आप बराए कर मुझे लॉजिक ना समझाइए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर 3 ओवरहेड ब्रिड्ज हमने बनाए हैं पूरे। वो आपको नहीं, वो भी दिखाओ। ये नीचे अवाम, ये भी इंशाल्लाह आखिर में हम ही करेंगे। लेकिन इस वक्त यही इशू है
कि सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम में जो बांध, मैंने बताया ना कि हम तो करना चाह रहे हैं सब कुछ, इसके बावजूद ये तीनों ओवरहेड ब्रिज जो यहाँ ऊपर बने हुए हैं, पुल दिखा दीजिए ना, वो हमने बनाया है। तो पैदल वाले फ्लाईओवर से हलीम साहब कैसे गुजरेंगे सर? मुझे अच्छी तरह से, हलीम साहब रुकिए, मुझे सवाल का मौका दीजिए, मुझे सवाल का मौका, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है, इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने जहां हमारे हाथ बांधे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपका यही मौकिफ होता था जब आप हुकूमत में नहीं थे, हमारे शोज में आके बैठते थे, कराची में हमने बहुत सारे शोज इकट्ठे किए हैं, आपका अलीम भाई यही मौकिफ होता था, अब भी आपका वही मौकिफ है। इस वक्त जो मकामी हुकूमत चला रही थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, वो आपकी इत्तेहादी है, वहां पे खुद एमपीएस आपके सबसे ज्यादा हैं, लोग सबसे ज्यादा आपसे गिला करते नजर आते हैं। इवन आपके कुछ एमएनए जो वहां पे रिफाई और फलाही काम कर रहे थे, जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचे तो लोगों ने उन पे भी इल्जामात लगा दिए कि अब वो भी नहीं करे, बेहतर था फलाही काम ही करते रहते। तो सर ये कोई लॉजिक तो नहीं है। देखिए पानी अगर नजर आ रहा है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, आप भी एक अवामी रहनुमा है ना कहीं जवाब दे तो हैं आप। क्या करेंगे आप अगर जब इलेक्शन में जाएंगे इसके बाद? तो मेरा ख्याल है मैं जवाब दे रहा हूँ जी, प्लीज। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन तमाम इश्यूज के लिए हमने, तो मैंने बताया ना 162 अरब का पैकेज है, इन्होंने रोकने की कोशिश की, हम SIDC लेके आए, इन्होंने रोकने की कोशिश की। आज 52 फायर टेंडर्स हम इनसे जबरदस्ती हमने कर दी है। अगले साल ये मास ट्रांजिट भी यहाँ नजर आएगा इंशाल्लाह। ये गंद कचरा गटर, लेकिन आपको बता दूं ये जो आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, वाटर बोर्ड कराची का लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप लाहौर में बैठ के शो कर रहे हैं, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है। साईं तो साईं की करप्शन भी सही, वाटर बोर्ड में करप्शन, सर लाहौर हो कराची हो जो भी हो, लेकिन वैसे अलीम साहब मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, हम लाहौर में बैठ के शो कर रहे हैं, जो लाहौर का भी हाल है इस वक्त सर कचरे के लिए ना, आपकी हुकूमत है यहाँ पे, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक दफा विजिट कीजिए, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या चल रही है। माजरत, चले, थैंक यू वेरी जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपना मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया। कराची की सूरत हाल बदस्तूर खराब है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है तहरीक इंसाफ की वजह से है, तहरीक इंसाफ कहती है पीपल्स पार्टी की वजह से है, और ये इस वक्त कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह सिलसिला जारी है। यही सिलसिला जारी और आवाम इसमें सफर करिए। उम्मीद करते हैं कराची के मसाइल हल हो। इस नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया है और आज नौ मुंतखब सदर जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं और वो हल्फ उठाने के बाद अमेरिका के 40वें सदर बन जाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी को अगर बात की जाए तो चंद घंटे बाकी हैं। तकरीब के मौके पर अमेरिका में, पूरे अमेरिका में मुसल्लह हमलों का खदशा है। इसी तनाजुर में कई रियासतों में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है, जबकि वाशिंगटन की बात की जाए तो एक छावनी का मंजर पेश करिए। किसी भी जो कह लें हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 20,000 से ज़ायद नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। और कल हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये तादाद इराक और अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजियों से भी ज़्यादा है, 5 गुना। सो देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। इसी पर हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम साहब ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारी तो मॉर्निंग है, आई होप इट्स इवनिंग ओवर देयर, लेकिन स्टिल हम आपको वेलकम करेंगे एक्सप्रेसो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम अमेरिका की सिचुएशन की बात करें। आज जो बाइडन हल्फ उठाने जा रहे हैं, क्या अमेरिका की सूरत हाल आप देखने वाले हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वाशिंगटन DC? देखिए इस वक्त तो मेरे ख्याल में बहुत तशवीश भी है, लेकिन एक तरह से एक इंतजार भी है। कल जो है यहाँ इस वक्त जो है मंगल है, कल सुबह जो है बुध के दिन इक़्तिदार होगा, हलफ बर्दारी होगी, जो बाइडन जो है वो सदर बनेंगे और लगता यही है कि बनेंगे। लेकिन 6 जनवरी के वाकयात के बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या ये अमल जो है पुरसुकून होगा या नहीं होगा। अमेरिका की एक रवायत है, खुसूसन हालिया हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी रवायत है कि चाहे इलेक्शन जितना भी मुश्किल हो, जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो वो स्मूथ होती है। लेकिन 6 जनवरी के वाकयात के बाद अब एक सवालिया निशान आ गया है कि क्या कल कोई ऐसी गड़बड़ हो, कल ऐसी कोई हाथापाई हो, कोई वायलेंस हो, कोई अटैक्स हो जैसे हमने 6 जनवरी को देखे। और उनका जो है उनको आप रद्द नहीं कर सकते, इसीलिए आप एक तैयारी देखते हैं उस किस्म की जो अमूमन एक जो अमल होता है खुशी का, वो इस वक्त जो है एक जैसे आपने कहा छावनी वाला समा जो है, तो वो इंतजार सारे अमेरिका में है और लोगों को दुआ यही है कि ये आराम से हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन्स के हवाले से बताइएगा, चूंकि एक राय ये मौजूद है और कांग्रेस के अंदर भी हमने देखा था, रिपब्लिकन्स के हवाले से कि वो भी अब ट्रंप से खुद को डिसएसोसिएट करना चाहते हैं, खबरें इस तरह की हैं। हम अगर जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं
उसमें पार्टी की सपोर्ट ट्रंप को कितनी इंपॉर्टेंट है, या ये जो ट्रंप इज्म की हम बात करते हैं ये महज ट्रंप के आसपास रिवॉल्व करता है और ट्रंप के ही अपने फॉलोअर्स हैं जो आपको लगता है कि टफ टाइम देंगे, या इसमें आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स की एज पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है कि सारे अमल को सैबोटाज किया जाए? देखिए, पार्टी की पॉलिसी तो यकीन नहीं होगी एज अ पार्टी। मेरे ख्याल में शायद ट्रंप की भी पॉलिसी ये नहीं है कि सैबोटाज किया जाए। एक तरह से एक जिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने और रिपब्लिकन पार्टी की एक्सट्रीम विंग ने अब बोतल से बाहर निकाल दिया और अब ये उनके बस का खेल भी नहीं है कि उसको बोतल में वापस डाला जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जनाब कोई साजिश है रिपब्लिकन की तरफ से कि जनाब हम कोई जो है बैक हैंडेड किस्म के अटैक करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ना ही ऐसा है कि ये सिर्फ ट्रंप साहब की और उनके फॉलोअर्स की बात है, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी जो कांग्रेस के अंदर है, खुसूसन जो यंगर लोग हैं, खुसूसन जो हाउस में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहुत हद तक ट्रंप साहब के एक पर्सनल हामी है, ना सिर्फ पर्सनल हामी है, वो ये जानते हैं कि उनकी अपनी इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे हुई थी। तो ये उन दो जो आपने कैफियतें नहीं, उनके बीच की कोई बात है। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी की कोई साजिश है, बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की भी नहीं है। ट्रंप साहब जो है उनका एक छिछोरापन जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब ट्रंप साहब जाएंगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अब ये सियासत का हिस्सा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल के दो हिस्से हैं, दोनों का मुख्तसरन काइंडली जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये है कि अब जो बाइडन जो कि ओथ जब ले चुकते हैं तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा क्या करें जो बाइडन जिसके बाद ये सूरत हाल कंट्रोल हो जाए, इसका जवाब दे दीजिएगा। और हमने बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस पढ़े हैं या तहरीकें पढ़ी हैं उनका आगाज़ इसी किस्म के वाक़यात से होता है। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर एक बहुत बड़ा मसला था अमेरिका के अंदर, उसी तरह की तहरीकें फिर आगे जाके बड़े इनकलाबात का भी बाइस बनती हैं। तो अमेरिका में आने वाले वक्त में रियॉट्स के बाद कोई बड़ी सिचुएशन आप ख़राब होती देख रहे हैं सूरत हाल में? देखिए, मुख्तसरन बात यह है कि मेरे ख्याल में आज जो कुछ हो या अगले हफ्ते जो कुछ हो, उसके बाद 3 हफ्ते जो कुछ हो, ये जो मसला है ये जाने वाला नहीं है। अगेन जैसे मैंने कहा कि जिन जो है बोतल से बाहर है और ये जो बाइडन की पूरी टर्म जो है अब इसके साए में गुजरेगी। किसी ना किसी तरह हमें ये सर पता नजर आएगा। आज क्या करें? आज सबसे अहम चीज देखने की ये होगी कि वो तकरीर में क्या कहते हैं। जो बाइडन जो आए हैं वो इस नारे पे आए हैं, इस प्रॉमिस पे आए हैं कि मैं यूनाइटर हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह मुल्क को तोड़ूंगा नहीं, डिवाइड नहीं करूंगा, मैं लोगों को साथ लेके जाऊंगा। लेकिन लोग साथ आने को तैयार होते हैं या नहीं होते, उसका जो पहला मुजाहिरा होगा वो जो बाइडन की तकरीर में होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तारीख में ऐसा पहले नहीं हुआ। जब इनकी सिविल वॉर हुई 1861 में जब आए पहली बार लिंकन साहब और फिर दूसरी बार 65 में, तो इसी तरह मुल्क तब तो बिल्कुल टूटा हुआ था ना कि जंग थी। लेकिन उससे पहले भी 1801 में जब जेफरसन बने तो दोनों जो पार्टियां थी बिल्कुल ऐसी कैफियत थी जैसी आज है। आज फिर जो बाइडन साहब का सबसे बड़ा जो उनका इम्तिहान है, ठीक है, वो है मुल्क को यूनाइट करने का, और उसका जो पहला पर्चा पहले होगा आज की तकरीर, वो आज की तकरीर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल अंजुम साहब, बहुत कि आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जो बाइडन की तकरीर जो है वही बताएगी कि आगे का अमेरिका कैसा होने वाला है। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहेंगे एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और ये ग़िज़ा अगर थोड़ा सा फोक म्यूज़िक से आपको मिले तो आपका रूह ज़्यादा बेहतर महसूस आपकी रूह करती है। उसकी वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं अपनी बुनियादी जो मौसीकी है, जो अपनी रूट्स हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। इस वक्त ये बात मेरा करने का मकसद ये है कि आपको मालूम है कि थर के अंदर हमारे दोस्त, हमारे साथी वकार भाई मौजूद हैं, और अगर थर की सिंगर्स की बात हो और गुलकारों की बात हो, मतलब माई भागी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, और थर की जो अजीम लोग गुलकारा है, माई भागी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आज एक मरियम खातून जो गाती भी हैं और ढोलक भी बजाती हैं, उनके साथ है वकार अहमद मलिक। विदाउट एनी डिले हम उनसे बात करेंगे। वकार अहमद मलिक साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप थर से हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें और अक्सर हम आपसे ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते रहते हैं, बट स्टिल अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अरमला, गुड मॉर्निंग इमरान हसन। बात यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे इधर थारी में रहने दें और रोजाना जो है वो मैं आपको मॉर्निंग के टाइम पे कोई ना कोई किसी फनकार से मिलवा दूं या थर की किसी खूबसूरत डील बुरी नहीं है उससे रोशनास करवा दूं। बात यह है कि थर में इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ जो है वो एक आर्टिस्ट बैठी हुई हैं, फनकारा बैठी हुई हैं, मरियम, इनका नाम है मरियम नाज, और ये माई भागी के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, क्या खूबसूरत ढोलक बजाती हैं, क्या खूबसूरत वो जो है हारमोनियम प्ले करते हैं।
और लोकगीत गाती हैं, थर के गीत हैं, सिंध के गीत हैं, उनमें राजस्थान का जिक्र है, गुजरात का जिक्र है, अपने स्तर का जिक्र है, और जो शायरी है वो बड़ी कमाल है। तो हमने काफ़ी डिटेल जो है उसको रिकॉर्ड किया है, और वो सफ़र शर्त के लिए, और सफ़र शर्त में हम ये गाहे बगाए यकीनन दिखाते भी रहेंगे। मरियम से आपकी ज़रा बात करवा देते हैं। तो अपना अरमला, मैं ज़रा मरियम से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो खानदान है वो बेसिकली माई भागी का खानदान है। हाँ जी, मेरा जो खानदान है माई भागी का, मेरी माई भागी जो है मेरी चाची थी। ठीक है, आप ढोलक बजाती हैं और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ढोलक बजाती हैं। मुझे ये बताइए कि ढोलक का रवाज जो है, मतलब माई धाई जो है वो ढोल बजाती है। जी हाँ। लेकिन आप ढोलक भी बजाती हैं, और ये आपने कहाँ से सीखा है? क्योंकि उससे पहले ये खातून तो नहीं बजाती। ये मैंने सीखा उस्ताद सुमार खान से। अच्छा, मैं छोटी थी, ठीक है, उसी ने मुझे सिखवाया। ठीक है, ठीक है, उस्ताद सुमार खान। और आप इस तरह बचपन से गा रही हैं? जी हाँ, मैं बचपन से गा रही हूँ, अभी गाती हूँ, ढोलक बजाती हूँ, और दूसरा सिंगर है उसके साथ बजाती हूँ। ठीक है, बड़ा ढोल है वो बजाती हूँ, लगता है वो बड़ा ढोल में बजाती हूँ। माशाल्लाह। इमरान भाई, बात ये है कि ये इनका घर भी हम दिखाएंगे सफ़र शर्त में, कि ये किस गुर्बत और कस्मत में रह रही है। और मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि ये इस कदर फराग दिल हैं कि यहाँ पे ये 10-15 बंदे जो है यहाँ पे शाम को कोई ना कोई जो मेहमान कोई ना कोई खाना जो है इधर खाते हैं, और मतलब ये बहुत ही फराग दिल खाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी फनकारा हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी ढोलक। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ। अठ मात्रा जगतार सुनाती हूँ। ये उस्ताद सिखवाया मुझे अठ मात्रा। अभी ये आपको मैं सुनाती हूँ मुँह से। ना दी दिन ना दी दिन ना दा दी दिन ना त्रिगड़ दी दिन ना दी दिन ना दी दिन दा दी दिन ना त्रिगड़ दी दिन धात्र करते धात्र करते देना करते धात्र करते धात्र करते तीना करते धात्र करते देना करते धात्र करते तीना त्र करते धा धा त्र करते धा धा त्र करते धा त्र करते धा धा त्र करते धा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। वकार भाई, तो ये ढोलक तो बहुत अच्छी बजा रही है, हमारा दिल करे कि हम इनसे कुछ सुने भी, क्योंकि अभी जिस तरह से ये सुर भी लगा रही थी, कुछ सुना सकती हैं हमें? जी 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 बिल्कुल। मतलब मैं तो पहले थोड़ा आया हूँ और यहाँ इनसे सुना है, और इनकी क्या खूबसूरत आवाज़ है। तो यकीनन हम इनसे गीत सुनेंगे। कोई गीत सुनाइए जो कि लोकगीत हो। जी हाँ, लोकगीत आपको सुनाती हूँ। आपकी आने का आदरमान का गीत है। अच्छा। कदिया ओ निरासिला मारे देश सारी जो बाटे घड़ी सारी सावली सूरत ने लांबा के सारी जो बाटे घड़ी अरे आवण जावण कर गया बोले अनेक रे आवण जावण कर गया बोले अनेक अरे गुण तेरे कट गई मरे आगड़ी यारी रे गण तेरे कट गई मरे पेरुणारी रे सारी सावली सूरत ने लांबा के सारी जो बात गणी कदिया वो नियल बेला मरे देश सारी जो बात गणी। वाह 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 वाह, बेहतरीन। आपने तो हमारी सुबह बना दी, बहुत सवार अच्छी दी, कर दी। और क्या बात है। और अब मैं इतना बेताबी से इंतजार करूंगा वकार भाई सफर शर्त का, जिसमें हमें मुकम्मल मरियम मजीद हमें कुछ गा के सुनाएंगे, उनका इंटरव्यू आएगा। और ये ढोलक के ऊपर तबले का कायदा हमें सुना रही थी, और एक गाने के बीच में इन्होंने 3 से 4 डिफरेंट रिदम्स लगाए एक ही गीत के ऊपर। बाकमाल है। जो लोग मौसीकी को समझते हैं और जो साजीनों को खासतौर पर ढोलक और तबले को समझते हैं, उन्होंने देख लिया कि इमरान, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है सफर शर्त के हवाले से, क्योंकि पहले
पहले तो हमने पहाड़ों पे और इन जगहों पे देखा था। आप थर से अगर हमें स्पेशली एक्सक्लूसिवली वकार अहमद मलिक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज वहां से हमें बता भी रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन जब रिकॉर्ड करके लाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें और भी ज्यादा मजा अच्छा आएगा। लगेगा। और ये जो थर के या जो फोक गाने वाले जैसे रेशमा जी थी, माई भागी का जिक्र किया, माई ढाई का हमने जिक्र किया, इनकी आवाज की एक अपनी एक चाशनी है, इसका एक अपना रंग है, एक अपना उसका पक्कापन है आवाज का, अगर मैं कहूँ तो जो हमें यकीनी तौर पे बहुत ही मसूर कुन हमारे कानों को लगता है। और इतनी इट वाज सच अ ग्रेट सरप्राइज वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट से हमें रूशनास करवाया। और आगे बढ़ना है हमने, बिल्कुल हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन नेक्स्ट आवर में हमारे पास बहुत जबरदस्त और एक्सक्लूसिव सरप्राइज है आप लोगों के लिए, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज हमें सैर करवाने वाली हैं कामरान की बारादरी की। यहाँ जाने का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरान, आप और से देख लें, आपने जाना है। देखते हैं जी मेरा पाकिस्तान। फसीलों और बुर्जों में ढली लाहौर की तारीख अपनी मिसाल आप है। और आज मैं लाहौर में मौजूद एक बहुत कदीम मुगलिया दौर की बहुत पुरानी यानी पहली इमारत में मौजूद हूँ, जिसका नाम है कामरान की बारादरी, जो बहुत खूबसूरत और शानदार है और दरियाए रावी के वस्त में वाक़या है। तो आइए चल के करते हैं कामरान की बारादरी की सैर। व्यूअर्स, इस वक्त हमें अंजुम दारा साहब ने ज्वाइन किया है, जो क्यूरेटर म्यूजियम्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैडम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी बनाने का मकसद क्या था? असल में आपको पता है मुगलों ने तकरीबन कोई 320 साल हुकूमत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, 1526 से लेके 1858 तक। तो उसमें मुगल एम्परर सारे ही तकरीबन, और उसमें ग्रेटर एम्परर जो थे, जो पहले 7 थे अप टू औरंगजेब, ये इन्होंने बड़े बागात, किले और मज़ार, मस्जिदें, इस तरह की बारादरियाँ, हवेलियाँ, इस तरह के बहुत से मॉन्यूमेंट जो हैं वो पूरे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन बनाए गए हैं। ये पहला मुगल मॉन्यूमेंट है लाहौर के अंदर, क्योंकि कामरान वाज द ब्रदर ऑफ हुमायूं, द सेकंड एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और ये सबसे पहले 1530-35 के ये तकरीबन ये इसी राउंड बोट में ये बना। एक तो ये पहला गवर्नर था, मुगल गवर्नर पहला लाहौर का कामरान, और दूसरा ये जो मॉन्यूमेंट है ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल पीरियड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी में क्या आर्ट वर्क हुआ हुआ है और कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ हुआ है? देखो, पत्थर तो अर्ली मुगल पीरियड में रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर, चूने का काम है यहाँ पे ज्यादा। तो मार्बल का यूज नहीं था उस वक्त, इतना आम नहीं हुआ था जैसे जहांगीर और शाहजहां के दौर में उसको कसरत से मिलता है। लेकिन चूंकि ये रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर से है, इसकी फसाद देखे ना सामने तो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। सर, ये जो बारादरी के बाहर आर्ट वर्क हुआ हुआ है, फ्रेस्को का काम हुआ हुआ है, ये फेड हो चुका है और इसको अभी तक रेस्टोर नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, क्या वजह है? मुगल आर्किटेक्चर के अंदर एक तो उसका साइज है आर्किटेक्चर का, जैसे ये आर्चेज हैं, गेटवेज हैं, और उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है। इसके बाद फिर इसके ऊपर डेकोरेटिव फीचर्स हैं, डेकोरेटिव मोटिव्स हैं। डेकोरेटिव मोटिव तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फेड हो जाते हैं, जो बिल्कुल ये देखो ना पिछले 500 साल से इसको डायरेक्ट वो हवा सूरज की रोशनी टच कर रही है। हाँ, तो ये फिर वक्त के साथ साथ वियर एंड टियर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन करवाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए, फिर ये चीज़ें खुद इसमें प्रिजर्व रहती हैं। अदरवाइज ये फीचर बहुत खूबसूरत मुगल आर्किटेक्चर का फीचर है। मल्टी कस्प देखें, आर्चेज हैं, छोटे छोटे जो कस्प आर्चेज के अंदर है, और ये रेज प्लेटफॉर्म है। और मतलब कि जब ये बना था तो ये दरिया तो उस वक्त इधर नहीं था, दरिया तो उस वक्त पीछे था। दरिया इधर कब आया? ये जब शाही मस्जिद बनाई औरंगजेब आलमगीर ने, तो 1674 में, 73-74-75 में, ये 5-6 साल में, तो महमूद बूटी के मकाम पे एक रिवर एम्बैंकमेंट बनी, जिसको टी बोलते हैं हम ना। जी। वो औरंगजेब के आर्डर से उधर टी लगी, जिसने वो जो सारा फ्लो था दरिया का उसको इधर की तरफ, शादरे की तरफ टर्न कर दिया। अदरवाइज ये औरंगजेब के दौर में
जब शाही मस्जिद लाहौर की बनी तो ये बिल्कुल मस्जिद के पास से गुजरता था। क्योंकि रिवर का फ्लो बहुत हैवी था तो उसने सोचा कि अगर ये दरिया टच करेगा फाउंडेशन को तो मे बी द फाउंडेशन ऑफ मॉस्क में भी डैमेज विद फ्लड। सर अब दरिया की बात करें, मुझे बताइए, और आपने फ्लड की भी बात की, अगर सैलाब आ जाता है तो फिर किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाता है? देखिए इस इलाके में सबसे पहले जो नॉन फ्लड्स हैं वो 1955 में आया, फिर उसके बाद 1973 में आया, फिर 1988 में आया। उस फ्लड की वजह से मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पानी नहीं आया। अच्छा। इसका रेज्ड प्लेटफॉर्म है, बिकॉज़ ये हाइटेड है, रेज्ड है। जितना भी फ्लड हो उस दरिया के अंदर तो पानी इसके किनारों को टच करके जाता है, इसके ऊपर कभी आज तक पानी नहीं आया। अगर ऊपर आ जाए तो ये बह जाए साथ ही। अच्छा सर, यहाँ पर कितना बड़ा बाग था जो अब दरिया की नजर हो गया? 8-10 एकड़ इसकी प्रॉपर जो मेजरमेंट है ना इसकी एरिया की वो तकरीबन इतनी है। लेकिन अब चूंकि हमें सिर्फ बारादरी नजर आती है तो इसका एक पूरा एम्बियंस था, मुगल लैंडस्केप जो मुगल एरा में इसका एक लैंडस्केप था जो नजर आता था, और दैट वाज प्लेयर गार्डन। मुगलों के बाग जो थे ना, प्लेजर गार्डन और मॉर्नफुल गार्डन, ये दो मुख्तलिफ किस्म के बाग होते थे। मॉर्नफुल गार्डन, अगर कोई आपको पूछे कि मुगलों के मॉर्नफुल गार्डन कौन से हैं लाहौर के अंदर, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज ये जहांगीर स्टॉम और नूरजहां स्टॉम। ये बेसिकली मॉर्नफुल गार्डन है। यहाँ जाके आपको उदासी, गमगीन, सैडनेस और वो ग्लूमी फील आता है। और प्लेजर गार्डन्स की अगर बात की जाए तो यस शालामार गार्डन और इस तरह के जो ये सारे बाग थे। सर ये बहुत प्यारा इधर वाटर पॉन्ड है, लेकिन इसको उस तरह से मेंटेन नहीं किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुझे लगा भी हम नहीं आए। Actually, we had some different plans, but okay, हम वापस आ चुके हैं इस वक्त। और हम जो बात कर रहे थे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से है। और पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से कुछ बहुत खूबसूरत विजुअल्स हैं, जरा देखिए और वापस आते हैं। बात करें हम पाकिस्तान के सरसब्ज़ो शादाब इलाकों की, सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, तारीखी मकामात, सहरा मैदान, दिलकश साहिल और ऐसे कई पुरकशिश फितरी नज़ारे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। और इसलिए हम अगर बात करें सयाहत के मारूफ मैगज़ीन की, जो कि एक अमरीकी जरीदा है, उसने पाकिस्तान को 2020 में सयाहत के हवाले से दुनिया का पहला बेहतरीन मुल्क करार दिया है और लिखा है पाकिस्तान ऐसे खूबसूरत सियाहती मकामात का हामिल मुल्क है जहां हर किसी को सयाहत के लिए जाना चाहिए। पाकिस्तान के इसी सॉफ्ट इमेज और सियाहत को उजागर करने के लिए फैसिनेटिंग पाकिस्तान नामी कंपनी ने लंदन में पहली बार एक मैगजीन लॉन्च किया है जो कि 72 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स, इसकी सियाहत, कौमी विरसा, फनून लतीफ़ा और खानों के बारे में लोगों को आगाह करना है। इस वक्त फैसिनेटिंग पाकिस्तान के CEO तावर हुसैन जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। और एक और बात है इसमें, ये जो म्यूजिक एक तो आप सुन रहे हैं ना, इस म्यूजिक के पीछे भी एक म्यूजिक था जो कि लाइव आप सुन रहे थे। वो सरप्राइज है, के अंदर वो सरप्राइज मौजूद है जो हमने आपके लिए रखा है, वो आपको मिलेगा तावर साहब से गुफ्तगू के बाद। सो नाउ ओवर टू तावर। बिल्कुल तावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू एंड यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हम इस आइडिया, इस मैगजीन के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे आया पाकिस्तान का सॉफ्टर इमेज लंदन के अंदर लोगों को बताने के लिए, इसका कल्चर, इसके खाने, इसकी ट्रेडिशंस को। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को लंदन से आपने रमजान से पहले सहरी करवाई आज। तो फैसिनेटिंग पाकिस्तान का जो आइडिया, बेसिकली हम यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज यहाँ पे पाकिस्तान के टेलीविजन और दूसरे हवालों से फील करते थे, तो
मैं तकरीबन कोई 2015 से इस सोच के ऊपर काम कर रहा था, और कि हमने क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से रहा है, तो कि पाकिस्तान की जो है वो मेरा ये था कि पाकिस्तान की मार्केटिंग जो है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान को वी नीड टू मार्केट इट इन अ बेटर वे। हालांकि जो चीज़ें खबरें पाकिस्तान से आ रही होती हैं जनरली उसमें बड़ी मनफी चीज़ें, और जो कि पिक्चर का जो असल तस्वीर है उसका सही रुख नहीं पेश किया जा रहा होता था इंटरनेशनल मीडिया में। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये सोचा कि जो है कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे जो है पाकिस्तान की इमेज को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को उजागर किया जाए, क्योंकि सॉफ्ट पावर जो है जो मॉडर्न जो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो सॉफ्ट पावर है it is a big thing. True that. हम मैगजीन को देख भी रहे हैं, इसमें आपने कोई हिस्सा शायद पाकिस्तान का जो बड़े हमारे लैंडमार्क्स हैं छोड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग गवादर एंड पेशावर एंड ख्यूड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ मुझे नज़र आई हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन मौजूदा दौर डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हम इसको कहते हैं, और इसमें लोग डिजिटल मीडियम्स की जानिब ज़्यादा जाते हैं। एक तो यूके जैसे मुल्क के अंदर क्या अब भी लोग इतना फोकस्ड हैं कि वो मैगजीन्स को कंसल्ट करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इतनी बड़ी एफर्ट अगर उसको जब तक पाकिस्तान की सिफारती सतह पे उसको कोई सपोर्ट ना हो तो शायद उतने रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकती। क्या इसमें जो एम्बेसी है हमारी वो भी आपको सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान टूरिज्म को यूके में प्रमोट करने के लिए? उसका क्या रोल है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान एम्बेसी यकीनन सपोर्ट कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सबकी यही काविश है। लेकिन जो गैप रहा है वो बेसिकली वो ऐसा वो एक मीडिया का रहा है जिसमें कि हम पाकिस्तान को उस तरीके से या उस एंगल से पेश कर सकें दुनिया के सामने। तो हमें बड़ी पजीराई मिली, हम मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के भी, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया इस चीज़ पे, इस काविश के ऊपर। इसमें आपने एक चीज़ की है कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली पाकिस्तान की। मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने जो है मैगजीन के अंदर हमने सिर्फ जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी हमने इसमें समझे कि हम तो ये जब हम मैगजीन का कंटेंट ड्रॉ कर रहे थे तो हम इस पे कंफ्यूज थे, हम क्या चीज़ लें क्या चीज़ छोड़ें। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा पाकिस्तान के पास जखीरा है, इतनी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हम तो सिर्फ जो है अभी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं जी, हमारे पास K2 पहाड़ बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, हमें ग्वादर सी पोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी चीजें। टॉपिक तो ऐसा है तावर कि इस पे हम चाहते हैं कि हम इस पे घंटों बात करें, और हम कोशिश करते भी हैं कि जितना मैक्सिमम पार्ट अपना प्ले कर सकें इसमें। आप जैसी शख्सियात को सामने लाकर पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करें। आपकी बड़ी अच्छी सर्विस है, और ये जैसा कि आपकी कैंपेन भी है। हाँ, सवाल करना चाहेंगे, कम फॉल इन लव जो कैंपेन आपने चलाई थी उस हवाले से भी हमें बताइएगा, ये कैंपेन है क्या? अच्छा, ये हमने कैंपेन मैगजीन लॉन्च होने से पहले हमने यूके में एक कैंपेन चलाई थी बिलबोर्ड्स की। तो ये हमने लंदन के अराउंड कुछ बिलबोर्ड्स लगाए थे, और उसमें हमने पाकिस्तान को प्रमोट किया था कि हमने एक सॉफ्ट साइड ली, जिसको हमने उसको कैप्शन हमने दिया कम फॉल इन लव पाकिस्तान। तो दिस इज क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता रहा है कि क्या कहते हैं एक डिफिकल्ट कंट्री है, क्या कहते हैं वहाँ पे हर वक्त जंग है, लड़ाई है, तो हमने एक सॉफ्ट साइड उसकी प्रेजेंट की। हमने कहा कि आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट यू, आई मीन इट्स प्लेस फॉर यू कम एंड फॉल इन लव, कि एक सॉफ्ट साइड पाकिस्तान की आए, कम फॉल इन लव पाकिस्तान के हवाले से आपने कैंपेन चलाई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इस पॉइंट में मैं एक छोटा सा मैसेज ओवर पाकिस्तानीज को देना चाहूंगा जो पाकिस्तान नहीं आए अभी तक, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कम से कम। और इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद है, 12 लाख कहते हैं, उससे भी ज्यादा तादाद है जो पाकिस्तानीज हैं, तो आपको आना चाहिए, देखना चाहिए। और खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सरप्राइज रिवील करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। उठेगी तो आएगी।
ओके क्या बात है. So presenting you Ryan and Isaac, my dear viewers. इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक्सप्रेस एंजॉय करें. सरप्राइज की हमने बात की थी. Here's a surprise. बिल्कुल ये सरप्राइज है और ये तबला प्लेयर्स हैं आयन एंड आइजैक और दोनों को वेलकम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. कैसे हैं आप दोनों? Totally good. गुड. ओके, यू गाइस आर लुकिंग सो हैंडसम. सुबह सुबह इतना तैयार होके आए हैं, कैसा लग रहा है? Well, it's like, यू हैप्पी? yeah, we're grateful that we're here. That's so kind of you. सबसे पहले ये बताएं कि आप दोनों ने तबला, it's a very difficult instrument. Yeah. क्यों आइडिया आया, कैसे आया? So, we got inspired by our dad basically because he used to play. ठीक है. और हम छोटे थे. So, mom ने बोला कि mom and dad said that we should also learn. So we started learning. और कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए? अभी तो हमने जो हमारे हाथ ठीक नहीं थे तो हमने मार्च में, क्योंकि पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं. ओके, दैट्स नाइस. मतलब बता दिया. हमने जब इनसे ऑफ एयर बात की तो उन्होंने कहा कि ये 7 से 8 महीने की मेहनत है जिसके अंदर आइजैक और रायन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और फिर इनके टीचर और इनके बाबा की हेल्प से इन लोगों ने ये सीखना शुरू किया और 7 से 8 महीनों के अंदर नाउ माशाल्लाह दे आर ऑन नेशनल टेलीविजन. सबसे पहले तो चूंकि आपने हमें थोड़ा सा बताया कोई ऐसी चीज़ जो आप बजाते हैं, इनको बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स भी फोकस कर चुके हैं और उनको फीचर कर चुके हैं. कोई ऐसी चीज़ जो आप बजाते हैं और बड़ी आपको लगता है कि लोगों को सुननी चाहिए, एक्सप्रेसो व्यूवर्स को, कुछ हमें बजा के सुनाएं आप. कुछ भी. Something Something like without anything that you want us to. वो जो भी आप दोनों. हाँ. वाह, हाथ दिखाओ अपने दोनों. रेड नहीं होते अब? नहीं होते पहले. क्यों, कैसे? मतलब अब आदत होगी हाथों को? या शुरू में दर्द होता था? पहले शुरू में दर्द बहुत होता था. मसल कभी स्पैज़्मा में, कभी हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द. अब्रार भाई के चमकीली पे उस टाइम पे काफी दर्दें हुई थी, पर फिर ठीक हो अब्रार भाई गया. की चमकीली गाने के ऊपर आपने सबसे पहले उसका रिदम याद है चमकीली का? बजाएं जरा. वेरी नाइस. अच्छा, सो आप दोनों जब बजा रहे होते हो तो एक दूसरे के साथ रिदम तो ओब्वियसली नेचुरल है, रिदम तो आप पकड़ लेते हो और एक रिदम पे आप चलते हो, लेकिन खास तौर पे जो व्हेन यू शो सॉर्ट ऑफ योर एक्सपर्टीज व्हाइल प्लेइंग, थोड़ा सा आप जो इसके अंदर आप तिहाई के ऊपर आते हो या सम के ऊपर आते हो टेक्निकली स्पीकिंग, तो उसमें ज्यादा आप आंखों से बातें करते हो कि नाउ वी गोना मेक इट लाइक दिस, या फिर जो लेसन्स याद है उसके मुताबिक कर लेते हो मैनेज? हम क्या करते हैं, वैसे डैड हमें रिहर्सल कराते हैं. हम जब तबले के लिए हम प्रिपेयर होके आते हैं. फर्स्ट वी लिसन टू द म्यूजिक, देन वी स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग. हम दोनों वी स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग, फिर हम बीट्स बनाते हैं एंड देन वी प्ले ऑन द तबला. एंड डैड इज हाँ, डैड बता रहे होते हैं साथ साथ बिकॉज ही इज आल्सो तबला प्लेयर. उन्होंने आपको इंस्पायर किया. अच्छा ये बताएं, ही इज नॉट ओनली अ तबला प्लेयर, ही इज आल्सो doctor, endocrinologist, Obviously, and a hormone specialist. Oh, wow. Amazing. Okay. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग अभी सिंगिंग भी सीख रहे हैं और अब आप लोगों ने और कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं?
अभी हारमोनियम सीख अभी तो हम हारमोनियम सीख रहे हैं क्योंकि हम गाना सीख रहे हैं उस्ताद रुस्तम फतेह कीबोर्ड भी वैसे सीख सकते हैं। उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान साहब से आप सीख रहे हैं पटियाला जी घराने के? पटियाला घराने। और आप पटियाला घराने का कुछ गाते भी हैं उस्ताद फतेह अली खान साहब का, कुछ ऐसा याद भी है आपको? वो हमें सिखाते हैं ना गाना कैसे गाना है, तो हम उनके पास हर मंडे और थर्सडे जाते हैं सीखने। So how about singing something? If you guys can play and sing something. Small version. Small version, yeah, small version. धा सा 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 रे गा मा पा सा रे गा मा पा गा रे सा गा रे सा लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे 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 घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है लागे रे नैन तुमसे से लागे रे नैन तुमसे से लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे 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 लागे रे नैन तुम लागे रे नैन तुम लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। Amazing with Isaac and Ryan for you. Imran, the best part about these kids कि ये जब तबला प्ले कर रहे होते हैं तो ये एंजॉय कर रहे होते हैं और ये गा रहे थे तो ये इतना एंजॉय कर रहे थे, मतलब इनके एक्सप्रेशंस, द वे दे वर एंजॉयिंग द I सॉन्ग। think ये दुनिया को हैरान करने वाले हैं। ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान का। बहुत सारे किड्स आपको आपके एज फेलोज भी आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें प्ले करना चाहते हैं। जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले नहीं करते बट उनका शौक है कि वो करें। How about तबला? क्या सजेस्ट करेंगे उनको आप? If they like, it's up to them what they you can't force them. Yeah, you can't force them to play the tabla. You जो उनका दिल चाहता है, you let them play that. करना चाहिए। आपके जो जितने भी एज फेलोज हैं आप कैमरा में देख उनको कहें उनको क्या कैसे सीखना चाहिए? उनको या just अगर उनको सीखना चाहिए perfect practice makes perfect. Yeah, क्योंकि अगर हम गलत प्रैक्टिस करें जैसे मैं ऐसे अभी मैं टीवी पे आता है ऐसे ऐसे बजा रहा होता। हाँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस की, आपने मंथ्स में प्रैक्टिस की और यू आर स्टिल लर्निंग, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से परस्यू भी कर सकते हैं। कहाँ तक जाना है, कहाँ पे परफॉर्म करना है, वेम्बले वगैरह में जाके क्या प्लान्स हैं? Look, we also have to focus on our education. Very good. But education the thing is, tabla is also part of our education. Yeah. Everything we do is education. Yes. So intellectual. So your priority is your professional, the formal education, and then it comes to your music. It's a great honor to have you people, to have you both. Well, it's a great honor to We come hope to and your pray show. कि आपका जो भी future plans है बहुत अच्छे से जाएं, आप पढ़ो भी अच्छा सा, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। और जब आप बहुत मशहूर हो जाएंगे और फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे और फिर हम आपसे दोबारा से कुछ अच्छा सुनेंगे। बेशक ये हम छोड़ दें, मगर एजुकेशन तो नहीं छोड़ना। ये भी क्यों छोड़ना है? ये भी क्यों छोड़ना है? साथ साथ लेके चले। You guys are champs, माशाल्लाह। Thank you so much for coming. बहुत मजा आया आपसे से बात करके और इनको सुन के भी। और आपको भी यकीनी तौर पे ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा। You can follow them on their social media, can support such kids जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और इनके पेरेंट्स को भी हम बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट देंगे जिन्होंने इनको इस स्टेज तक लेके आए हैं। जो ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद आते हैं, लिंक करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी आपसे इजाजत लेने की। आपसे हमारी मुलाकात होनी है कल इंशाल्लाह लाइव शो में। फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है, लेकिन जाते जाते इमरान क्या याद करेंगे आप? कुछ खिला ही दे हमें। बिल्कुल, देसी फूड पे फरियाल राना आपको खिलाने वाली है आज अंदरसे। और ये मैंने खाए में बहुत आला होता है। अच्छा, आप खाएं अंदरसे और हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, लाहौर के खाने तो आप लोगों ने बहुत खा लिए। आज मैं आई हूँ कसूर। कसूर की तारीख लाहौर की तारीख से अलग तो नहीं है, लेकिन कसूर शहर को लाहौर के साथ मुंसलिक ज़रूर किया जाता है। जैसे लाहौर शहर पूरे पाकिस्तान का दिल है, वैसे ही कसूर शहर पाकिस्तान की आँख है। आप कसूर आए और बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर हाजिरी ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाजरीन, मैं सबसे पहले बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर हाजिरी दूंगी और इसके बाद आपको खिलाऊंगी खाना। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलिता, ना मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं नाजरीन, मज़ार पर हाजिरी देने के बाद मैं कसूर के मेन बाज़ार में आई हूँ। पूरे मुल्क में कसूर के अंदरसे, मसाले वाली मछली और फालूदा बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के मशहूर और कदीम दुकान पर, जहाँ पर मिलते हैं अंदरसे। ये अंदरसे बनते कैसे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान। आप क्या बना रहे हैं अभी? गुड़ वाले दरसे बना रहे तो कैसे बनते हैं ये चावलों के आटे और गुड़ के। सिर्फ चावलों का आटा और गुड़? कुछ देर इसको मिक्स करके रखना पड़ता है? हाँ जी, एक दिन पूरा। अच्छा, तो ये इसमें क्या क्या डलता है? और जो चीनी वाले होते हैं वो चीनी और आटा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर बिलाल अहमद साहब। आप मुझे बताएं कि ये दुकान कितनी पुरानी है? तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है ये। अच्छा, और आप कब से संभाल रहे हैं ये काम? मुझे भी तकरीबन कोई 42-43 साल हो गए मुझे बैठे हुए। कोई और ब्रांच है आपकी? नहीं, कोई ब्रांच, सिर्फ एक ही ब्रांच है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अंदरसों को कसूर की सौगात क्यों कहा जाता है? ये सौगात गिनी जाती है कसूर की, ये बड़ी पुरानी सौगात है। अंदरसे हो गया, पिनियाँ हो गई, बर्फ़ी हो गई, सोना हलवा हो गया, ये सारी सौगातें ही हैं कसूर की। और जो भी आते हैं ना मछली खाने, कोई देसी परदेसी, वो सब ये लेके जाते हैं। अच्छा, अंदरसे कितनी किस्म के बनाते हैं? अंदरसे होते हैं, चीनी वाले होते हैं, खोए वाले होते हैं, गुड़ वाले होते हैं। 3 किस्म के होते हैं और तीनों ही मज़ेदार होते हैं। क्या और ज़्यादातर डिमांड कौन से टाइप की अंदरसों की है? ये तिलों वाली इसकी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ठीक है। और अंदरसों के अलावा और कौन कौन सी मिठाई बनाते हैं? सारी मिठाई बनती है, पिनियाँ, बर्फ़ी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पतीसा, मेसू वगैरह सब आइटम आती है। अंदरसे गर्मियों में ज़्यादा खाए जाते हैं या सर्दियों में? नहीं, सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं, गर्मियों में कम होते हैं। ये सर्दियों में ना मज़ेदार होते हैं, लोग बड़ी खुशी के साथ खाते हैं और मज़े के साथ खाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने सुना है हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, क्या ये बात सच है? बात तो ये सच है, लेकिन है कि हम कभी खा लेते हैं खुद भी, जब जी करे तो खा लेते हैं, तो रोज़ाना नहीं। आप क्या लेने आए यहाँ से? मैं इनसे मिक्स मिठाई लेने आया हूँ, सोन हलवा लेने आया हूँ और अंदरसे लेने आया हूँ। तो आप इनकी मिठाई के शौकीन हैं? हाँ जी, हाँ जी, शौकीन है और बाहर वाले भी शौकीन है। मैं जद्दा में भी भेजता हूँ, इंग्लैंड में भी भेजता हूँ। तो अभी आप जद्दा भेजने के लिए हाँ जी, हाँ जी, अभी जद्दा भेजने के लिए लेने आया। कसूर आए और यहाँ से अंदरसे या मिठाई वगैरह कुछ लेकर ना जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। घर वाले तो इंतजार में रहते हैं कि आप पिनियाँ या कोई अंदरसे या पतीसा कुछ चीज़ लाए हो कि नहीं लाए। तो ये कसूर की जो है ये स्पेशल सौगात है इनकी। अच्छा, ठीक है। तो क्यों अंदरसे खाते हैं आप? अंदरसे घर में सर्दियाँ ना, तो मौसम जो क्रंची होते हैं ज़रा तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कब से लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? हमें तकरीबन 25-30 साल हो गए कि जब भी हम पहले बसंत वगैरह होती थी, बचपन में आते थे तो इनसे लेकर जाते थे। टेस्ट सेम ही है? हाँ, टेस्ट तो माशाल्लाह ठीक है, सेम ही है। अच्छा, मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ, स्पेशल इनकी दुकान पे। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या खाने आए हैं यहाँ से? अंदरसे खाने आए, खोए वाले। खोए वाले अंदरसे खाने आए? घर लेकर जाओगे या खुद ही खाने? लेकर जाने। कैसे लगते हैं अंदरसे आप? बहुत अच्छे लगते हैं, पूरे कसूर में इनकी दुकान बहुत अच्छी है। अब मुझे बताइए, अंदरसे क्यों खाते हैं?
अंदरसे इसलिए खाते हैं कि अंदरसे अच्छे लगते हैं और सर्दी की बेहतरीन आइटम है, गर्म होते हैं तो और लोग पसंद भी करते हैं। खोए वाले अंदरसे लेने आए हैं या सादा? हम दोनों ही लेने आए हैं, खोए वाले भी अच्छे लगते हैं और दूसरे सादा भी अच्छे लगते हैं। मेरे लिए गर्मा गर्म अंदरसा आ चुका है, अब मैं ट्राई करूंगी। खोए वाला अंदरसा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।